Assalamualaikum everyone. Today we are going to start with the second topic of your CVS which is diuretics. ठीक है बच्चों, डायूरेटिक्स जो है ना वो अभी हमने आज स्टार्ट करने हैं क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव बच्चों मैंने आपको जब पढ़ाए थे ना तो मैंने आपको बताया था कि डायूरेटिक्स मैं अभी नहीं आपको पढ़ा रही, मैं आपको डायूरेटिक्स जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ाऊँगी, उसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर है। दिस इज़ कंप्लीट चैप्टर ऑफ डायूरेटिक। मैंने ये फर्स्ट पेज पे तो जो है ना ये मेरी शॉर्ट लिस्टिंग्स अपनी है, ये फर्स्ट पेज पे तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट लिखे हुए हैं निकाल के, ये एज अ समरी के तौर पे आप एंड पे भी कर सकते हो। जस्ट ये जो है ना क्या कहते हैं आपके जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट्स हैं, जस्ट वो देख लो नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से आप इनहिबिटर्स कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो, कहाँ कहाँ पे सोडियम निकलता है, कहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, कहाँ से साल्ट निकलता है, कहाँ से वाटर निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी कर सकते हो, बल्कि पहले हम चैप्टर डिस्कस करते हैं देन हम एंड लास्ट में ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आएंगे, इसको भी छोड़ो। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे डायूरेटिक्स में आपको नज़र आ रहा है ये नेफ्रॉन की पिक्चर है कंप्लीट। ठीक है, नेफ्रॉन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये ग्लोमेरुलस आता है। ठीक है, एक मिनट, ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे ऐसे करके ना ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, तो उसके ज़रिए जब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना आपका ये वाला, इसकी ये एफरेंट आर्टरी होती है, ये इफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके पास ब्लड आता है ना किडनी की तरफ, ये रीनल ब्लड फ्लो जो होता है वो यहाँ पे आता है, तो फिल्टर होके इस ग्लोमेरुलस में जाता है, बोमेन कैप्सूल में जाता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में जब जाता है ना आपकी बॉडी का फ्लूइड, तो ब्लड में से फ़िल्टर होके आता है, तो उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, साल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है। सारा कुछ एक बार ना वो चीज़ें फ़िल्टर होके ना आपके बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं, और उसका रेट क्या होता है, GFR उसको आप कहते हैं। ठीक है, उसका रेट होता है आपके पास 120 मिली ml पर मिनट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना नेक्स्ट जो है आपको ये तो पता चल गया कि बोमेन कैप्सूल का केस के अंदर कैसे आ रही सारी चीज़ें, लेकिन जब आता है ना ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, ठीक है, वही वाला फ्लूइड, तो सबसे पहले जो चीज़ें ऐड होती है उसमें एसिड्स ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है, बेसिस ऐड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इसके गिर्द भी सारा ऐसे करके क्या कहते हैं आर्टरीज ने, वेसल्स ने कवर किया होता है ना, कैपिलरीज ने, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एसिड बेसिस वो सारा कुछ एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पास कर रहा होता है ना यही वाला फ्लूइड जो आपने यहाँ से फ़िल्टर किया था बोमेन कैप्सूल में, तो यहाँ से फ़िल्टर करते हुए ना इसकी काफ़ी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। बच्चों देखो 60% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 60% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखो जितना पहले वाटर अब्जॉर्ब हुआ है उतनी परसेंटेज में सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि जो अंदर फ्लूइड था उसमें सोडियम की कंसनट्रेशन अभी भी उतनी ही रहेगी जितनी शुरू में थी जब हमने बोमेन कैप्सूल में फ़िल्टर किया था, क्योंकि जितना वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया उतना ही आपका सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, सोडियम की कंसनट्रेशन तो सेम रही ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लोराइड की कंसनट्रेशन आ जाती है। क्लोराइड की कंसनट्रेशन हमारी 45% क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जबकि बाइकार्बोनेट ऑलमोस्ट 95% रीअब्जॉर्ब हो जाता है इस PCT में। ठीक है, ये बातें याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि हमने ड्रग्स कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है। हम अगर निकालना चाहते हैं फ्लूइड की यूरिन की फॉर्म में किसी चीज़ को, वाटर को या साल्ट्स को, तो हमने कैसे निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना जब ये आता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, सबसे पहले इसका ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, देन ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है। ठीक है, ये यहाँ तक चल रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले डिसेंडिंग की हम बात करें, डिसेंडिंग का जो है ना वो थिन ही होता है सारा कंप्लीट हो एज अ होल, तो इसमें क्या होता है वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वाटर रीअब्जॉर्ब होता है ना तो आपको पता है कि अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो फ्लूइड किस तरह का होगा, कंसनट्रेटेड टाइप का जो फ्लूइड होगा इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जब असेंडिंग की तरफ जाएंगे ना, असेंडिंग में जो थिन पार्ट है उसमें सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी और जो है ना थोड़ा बहुत वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये वाटर से रेजिस्टेंट होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होती। लेकिन जब थिक पार्ट में जाते हैं ना, ये देखो थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये, जब थिक पार्ट में जाते हैं ना तो वहाँ पर एक पंप होता है बच्चों, उस पंप को हम कहते हैं सोडियम
पोटाशियम मैग्नीशियम पंप होता है, ठीक है। इसमें 2 मैग्नीशियम, 1 सोडियम और 1 पोटाशियम, तीनों एक साथ जो है ना वो आपके जो ल्यूमिन है ना आपके इसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ना बाहर निकल के रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। 2 मैग्नीशियम, 1 पोटाशियम और 1 सोडियम। उसके अलावा बच्चों एक और बात ये कि इसमें जो कैल्शियम है ना वो भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे एक्ट करेगी ना कोई भी अगर ड्रग यहाँ पे एक्ट करेगी तो कैल्शियम जो है ना वो उसकी जो है ना रीअब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं डिक्रीज़ कर देगी। जो इस जगह पे एक्शन करेगी, इस लूप पे एक्शन करेगी, तो उसकी वजह से ना क्या होगा कि उसकी वजह से आपके कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और जो है ना वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, जिसको हम DCT कह रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये DCT में क्या होता है कि सबसे पहले आपका 60% सोडियम वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया था, यहाँ पे आपका सोडियम और क्लोराइड जो है वो 10% सोडियम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का जो मतलब है ना, यहाँ पे जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी के अंदर साल्ट कितना ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा होगा तो ये रेनिन की रिलीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन अगर बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे इसी सोडियम ने अंदर जाके एज एन इंडिकेटर काम करना है और रेनिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाने के लिए सिग्नल देनी है या रेनिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ कराना है। रेनिन की रिलीज़ इंक्रीज़ होगी तो उसने आगे एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 वो वाला काम सारा करना है, ठीक है। ये इस सोडियम पे डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये पैराथायरॉयड हार्मोन से सेंसिटिव होता है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन इस पोर्शन पे एक्ट करता है और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो इसका कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है कि सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पोटाशियम और हाइड्रोजन, ठीक है, वो अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, आपके जो डक्ट है उसमें, और सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ऑलमोस्ट 45%, लेस दैन 5% सोडियम जो होता है ना वो यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है। ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बच्चों कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे बच्चों एक और से सुन लो। यहाँ पे एक पंप होता है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप। उसने क्या करना है, सोडियम को क्या कहते हैं अंदर जो फ्लूइड है ना उसमें से 5% को अब्जॉर्ब करवाना है और पोटाशियम को ल्यूमन में लेके जाना है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। इसका भी हम जिक्र करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम ये होता है कि इसने ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने बच्चों आगे इसका मैं फंक्शन बताऊंगी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हम इनहिबिटर्स की बात करेंगे, उनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। तो इसने क्या करना होता है, इसने ये चैनल्स है ना सोडियम पोटाशियम चैनल, इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ कराना होता है ताकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए और पोटाशियम से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाए। ADP डिपेंडेंट ये फंक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा आखिरी पोर्शन जो होता है आपके कलेक्टिंग डक्ट का, ठीक है, उसमें ये होता है कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है और यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये हमारी कहानी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम इसके ना पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का इनहिबिटर कहाँ कहाँ हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपके आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बल्कि छोड़ो अभी ये नहीं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थायजाइड डायूरेटिक, ठीक है। थायजाइड डायूरेटिक ने सबसे पहले एक्ट करना है आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा। इसका तो मैं आपको बताऊंगी किस साइड पे एग्जैक्टली इसने एक्ट करना है और इसने किस किस चीज़ को इनहिबिट करना है। अभी जस्ट ये याद कर लो, DCT पे कौन एक्ट करेगा, थायजाइड्स एक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडली हम जब बात करेंगे तो लूप डायूरेटिक की बात करेंगे। लूप डायूरेटिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसका थिक पार्ट नहीं था, जो थिक पार्ट जिसमें मैंने बताया था कि जो सोडियम मैग्नीशियम और वो पंप था एक, ठीक है, वो वाला, उस पंप की बात करनी थी हमने, उसको इनहिबिट करता है। ये मैं भी कंप्लीट एक्शन में बताती हूँ। उसके बाद तीसरा हमारा आता है जो डायूरेटिक आता है वो है हमारा जिसे कहते हैं पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक, ठीक है। पोटाशियम स्पारिंग ये भी होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी पोटाशियम स्पारिंग के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इनका एक्शन की साइड डिफरेंट है। इनकी
दोनों की बल्कि एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, लेकिन थोड़ी दोनों की साइड का डिफरेंस होता है। इसने एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के एंटेगनिस्ट के तौर पे काम करना है, और जो 5 वाला पोटेशियम स्पारिंग है ना, उसने डिफरेंट साइड पे एक्ट करना है। उसने सोडियम की जो है ना रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है, नहीं सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। अच्छा, वो मैं आपको सबको इनकी सबकी साइड बताऊँगी कहाँ कहाँ किस किसने एक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करें हैं थायज़ाइड डायूरेटिक्स। थायज़ाइड डायूरेटिक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये बल्कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, पोर्शंस में हम पढ़ते हैं इसको।